गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने मॉडल की चैप्टर को शुरू किया था और उसी में हमने पहले 4 मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट को डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे के 4 मॉडल डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शैल और विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं और वहां पर ये दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती हैं। तो सिंपल फ्यूचर में आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का। यहां मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर सिंपल की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। अब हम बात मॉडल की करते हैं तो हम चलते हैं वी शैल लीव फॉर दिल्ली टुमारो। हम कल दिल्ली जाएंगे। तो ये सिंपल फ्यूचर हो गया, आने वाले भविष्य की बात हो रही है। तो आई और वी के साथ यहां शैल आएगा। इसी तरह से जब हम सेकंड और थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो उनके साथ शैल का यूज कहां होगा? बिल्कुल शैल और विल थर्ड पर्सन के साथ या तो कमांड यानी कि आदेश, जब किसी को कोई आदेश दिया जाएगा, थ्रेट यानी कि धमकी, जब हम किसी को धमकी देंगे, प्रॉमिस वादा। जब इन तीनों वाक्यों में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का शैल का यूज होगा तो इसका मतलब या तो वो आदेश है या धमकी है या फिर वादा। कैसे? ही शैल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो, उसे कल ड्यूटी पर हाजिर होना है। तो ये क्या हो गया? उसके लिए कमांड हो गई, ये आदेश हो गया। सेकंड वन, इफ यू डू दिस, यदि तुम ऐसा करोगे, यू शैल बी डिसमिस्ड, तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये सीधे सीधे दिखाई दे रही है कि ये धमकी है। इसी तरह से जो थर्ड सेंटेंस है, ही शैल गेट ए रिवार्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, उसे उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया जाएगा। तो ये क्या है? एक वादा है, प्रॉमिस है। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने क्या देखा? ही आपका थर्ड पर्सन है, यू आपका सेकंड है, फिर से थर्ड आ जाता है। इनके साथ हमने शैल का यूज किया। तो ये कब हुआ? जब इन सेंटेंसेस में कमांड, थ्रेट और प्रॉमिस हुआ। इसी तरह से शैल का जो थर्ड यूज है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि शैल आता है फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन मींस हमारे वही आई और वी। यदि हमारा शैल आई और वी के साथ आता है तो इसका मतलब है या तो वो कोई ऑफर दे रहा है या फिर कोई सजेशन है। किस तरह से? आपने देखा होगा सेंटेंस, शैल आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले लूं? मान लीजिए जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है और हम उसे बस अड्डे तक छोड़ने जा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? अरे छोड़िए ना, ये मैं ले लेता हूं, मैं उठा लेता हूं। तो वो क्या है? ऑफर है। शैल वी गो फॉर ए वॉक, क्या हम घूमने चले? तो ये क्या हो गया? एक सजेशन है। सामने वाला उस सजेशन को, उस ऑफर को मान भी सकता है, वो उसकी मर्जी है, लेकिन जो बोलने वाला है उसकी तरफ से ये ऑफर है। तो ये यूज था शैल का। अभी हम बात करते हैं विल की। सबसे पहले हम विल का प्रयोग करेंगे सिंपल फ्यूचर के लिए। सिंपल फ्यूचर यानी कि जैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं, गा, गे, गी, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन वहां पर इसका प्रयोग जैसा हमने कहा कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बिल्कुल उसी तरह से सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ वहां विल का प्रयोग होगा। हमने शैल में जब एक सेंटेंस डिस्कस किया था कि वी शैल गो फॉर दिल्ली टुमारो, कि हम कल दिल्ली जाएंगे या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो वहां फर्स्ट पर्सन होने के नाते वहां पर शैल का प्रयोग किया गया था। सेम एग्जांपल लिखा है मैंने ताकि ये बात समझ में आ जाए कि अगर उस जगह पर सेकंड और थर्ड पर्सन होते, जैसे कि यहां पर हमारा थर्ड पर्सन ही है, तो अब यहां पर शैल की बजाय विल हो गया। अगर इसी सेंटेंस में वी होता या आई होता तो हम यहां पर शैल लगाते। सेकंड पॉइंट, सेकंड और थर्ड पर्सन
हम विल लगाते हैं सिंपल फ्यूचर के लिए, जब आने वाले किसी काम की बात हो रही हो। लेकिन अगर इसी विल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं तो वो इन 3 सिचुएशंस में होगा, जैसा कि शेल में था, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कैसे? यदि कोई वाक्य जिसमें कोई प्रॉमिस यानी कि कोई वादा दिया गया है, थ्रेट धमकी दी गई है, रेजोल्यूशन निर्णय दृढ़ निश्चय वो किया गया है, तो उन सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा। जिस तरह से यू और ही के साथ हमने शेल में यूज किया था, बिल्कुल यहां पर वो मामला उल्टा हो जाएगा। यदि इन्हीं 3 सिचुएशंस में हमारे साथ फर्स्ट पर्सन आता है तो हम विल का यूज करेंगे। कैसे? We will try to help you in this matter. हम तुम्हारी इस मामले में मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो गया? आपका वादा हो गया। I will teach him a lesson. मैं उसे सबक सिखाऊंगा। देखिए, सबक सिखाने की बात हो रही है, तो ये क्या हो गई? धमकी। जब हम किसी को कहते हैं ना, तुझे तो मैं देख लूंगा, तो ये बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है, धमकी दी जा रही है। और लास्ट सेंटेंस, आई विल डू और डाई, या तो मैं करूंगा या मर जाऊंगा। यानी कि यहां पर बोलने वाला अपने निर्णय की, अपने डिटरमिनेशन की बात कर रहा है, रेजोल्यूशन की बात कर रहा है। इन 3 सिचुएशंस में यदि फर्स्ट पर्सन आता है तो हम अब उसके साथ विल का यूज करेंगे। हमारे पास थर्ड सेंटेंस जो है, थर्ड पार्ट है इसका, बिल्कुल जैसे हमने किया कि शेल के साथ यदि इंटेरोगेटिव में फर्स्ट पर्सन आता है तो वहां क्या था? ऑफर और सजेशन। लेकिन यहां इंटेरोगेटिव में सेकंड और थर्ड पर्सन आता है तो या तो वो एक इनविटेशन होगा या फिर एक रिक्वेस्ट। कैसे? विल यू कम टू डिनर? क्या आज आप खाने के लिए आ रहे हैं रात को? क्या आप रात्रि का भोजन हमारे साथ करेंगे? तो हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं। विल यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो मैं क्या कर रहा हूं? किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए अब हम देखते हैं शुड को। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि आई और वी के साथ हम शेल का प्रयोग करते हैं आने वाले भविष्य के लिए, लेकिन यदि उसी बात का प्रयोग हम पास्ट के लिए करें तो हम वहां पर शेल की जगह पर शुड का प्रयोग करेंगे। किस तरह से? आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क। मैंने कहा कि मैं वह काम नहीं करूंगा। तो देखिए, ये बात मैं अब नहीं कह रहा, ये बात मैं पास्ट में कह चुका हूं। तो पास्ट में कह चुका हूं, इस चीज का हमें कैसे पता चला? तो ये है हमारी सेकंड फॉर्म, जिससे हमें पता चला कि मैंने ये बात पास्ट में कही थी और इसीलिए यहां पर शेल की बजाय शुड आया। नेक्स्ट पॉइंट, हम शुड का दूसरा प्रयोग करेंगे ड्यूटी के लिए। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, मॉरल ऑब्लिगेशन हमारे नैतिक फर्ज, यानी कि वो काम जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारी नैतिकता बनती है और हमें करने चाहिए, उनके लिए भी हम शुड का प्रयोग करेंगे। कैसे? वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। तो ये हम सबकी ड्यूटी बनती है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। इसी तरह से वी शुड कीप आवर प्रॉमिसेस। हम सभी को अपने वादे पूरे करने चाहिए। ये सबकी नैतिकता बनती है। तो नैतिकता और ड्यूटी यानी कि कर्तव्य, दोनों के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। थर्ड पॉइंट है पर्पस। पर्पस मीन्स उद्देश्य। हम कोई काम किस उद्देश्य से कर रहे हैं या क्या हमने नहीं होने देना है, जिसके लिए हम वो काम कर रहे हैं, उस चीज के लिए भी हम प्रयोग करेंगे शुड का। और ये मोस्टली अधिकतर लेस्ट वाले वाक्यों में आपको देखने को मिलता है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए।
ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। क्यों करता है? कि कहीं ऐसा ना हो जाए ही शुड फेल, कि वो फेल हो जाए। तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि जिस वाक्य में लेस्ट होता है हम उसमें शुड का प्रयोग करेंगे। द फोर्थ पॉइंट इज एडवाइस, सलाह। हम जब आमतौर पर कुछ हो रहा हो, कोई गलत हो रहा हो, या आमतौर पर जो कोई बातें हैं समाज के हिसाब से होनी चाहिए, तो हम सलाह देते हैं, या हमें भी कोई सलाह देता है, बिल्कुल वैसा ही। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये एक सलाह है। बिल्कुल इसी तरह से यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। तो ये भी एक सलाह है। आमतौर पर ये दोनों की दोनों सलाहें हम आमतौर पर सुनते हैं, लेकिन इनको फॉलो इतना सीरियसली नहीं किया जाता। इसका एक हम जब मस्ट से कंपेयर करेंगे तब ये चीज हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लास्ट है पॉसिबिलिटी, संभावना। हम ये बात कर चुके हैं जब पहले दिन हमने पहले पार्ट में किया था कि ही शुड कम टुडे, उसे आज आना चाहिए, या फिर वो आज आ सकता है, वहां पर हमने शुड का यूज किया था। तो आज हम कहते हैं हम इसका संभावना के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब संभावना है क्या? संभावना वही काम है जो काम हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे? शुड दे प्ले वेल, यदि वे अच्छा खेले, दे विल विन, वो जीत जाएंगे। लेकिन उनके अच्छा खेल पाने की संभावना है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। तो इस वाक्य में हमारा जो शुड है वो एक तरह से इफ का काम कर रहा है। तो ये था हमारा शुड। अब हम बात करते हैं वुड की। हमने देखा था कि सिंपल फ्यूचर में हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उसमें पास्ट की बात हो रही हो तो उसमें विल की बजाय वुड का प्रयोग होगा। किस तरह से? He said that he would look into the matter, उसने कहा कि वो मामले की जांच करेगा। लेकिन ये बात वो अब नहीं कह रहा है, ये बात उसने पास्ट में कही है। सैड से हमें पता चल गया ये बात पास्ट की है। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता कि he dash look into the matter, तो इसमें will आता। अब सैड होने के कारण पास्ट हो गया, तो अब यहां वुड आया। समझ गए होंगे? सेकंड बात है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र प्रार्थना। विनम्र प्रार्थना हम अपने पिछले चैप्टर में एक जगह पर और कर चुके हैं, और वो कौन सी जगह है? जी बिल्कुल सही, हमने पोलाइट रिक्वेस्ट कुड में भी की थी। विनम्र प्रार्थना के लिए हमने कुड का प्रयोग भी किया था। वुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप कृपया दरवाजा खोल देंगे? हमने वहां पर एक एग्जाम्पल भी किया था, वुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे? वो एग्जाम्पल इसीलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि हम पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड और वुड दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे। तीसरे पर आते हैं विश, इच्छा। तो विश का भी हम, विश के लिए भी हम एक मॉडल का प्रयोग पहले कर चुके हैं इच्छा के लिए, तो वो मॉडल था मे, आपको याद होगा। लेकिन अब यहां पर जो इच्छा की जा रही है उस इच्छा का आप ये समझें कि पूरा होना नामुमकिन है। वो कैसे? आप मेरे सेंटेंस से ही अंदाजा लगाइए। वुड दैट आई वर अमिताभ बच्चन, काश मैं अमिताभ बच्चन होता। तो क्या मैं अमिताभ बच्चन हो सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक अलग व्यक्तित्व है, मैं एक अलग व्यक्तित्व हूं। इसी तरह से वुड दैट की जो सिचुएशन होती है वो होती है काश वाली। अब विश, इस विश में और मे वाली विश में एक समानता भी है। दोनों में जो डैश है वो बिल्कुल शुरू में है और दोनों के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है जो कि विश को दर्शाता है। लेकिन
वुड वाले सेंटेंस में वुड के साथ तुरंत में दैट आता है, जिससे इसका इकट्ठा मीनिंग बन जाता है काश। दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ है वो है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मीन्स हमारे सामने दो ऑप्शन हैं और उनमें से हम एक को चुनते हैं, तो हम एक को प्रेफर कर रहे हैं। किस तरह से? आई वुड रादर डाई देन बेग। अब मेरे सामने यहां दो ऑप्शन हैं, या तो मैं भूखा मर जाऊं, या तो मैं मर जाऊं, या फिर मैं भीख मांग लूं। अब मैं इन दोनों में से क्या चुनता हूं, वो ये सेंटेंस बता रहा है कि आई वुड रादर डाई देन बेग, कि मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। तो आप थोड़ा सा इसको इस तरह से भी समझें कि जिस सेंटेंस में रादर और देन है उसमें वुड का प्रयोग होगा ही होगा। फिफ्थ पॉइंट है हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट। भूतकाल की कोई आदत, एक ऐसा काम, एक ऐसी आदत जो पहले थी मगर बोलने वाले की अब नहीं है, वो उसको छोड़ चुका है। देखते हैं, शी वुड सिट इन द सन एंड टॉक ऑल डे। वो धूप में बैठी रहती थी और सारा दिन बातें करती रहती थी। तो ये किसी की भूतकाल की आदत की तरफ इशारा किया गया है, जो अब धूप में बैठकर बातें नहीं करती। इसी तरह से अगला सेंटेंस है कि गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी हर सुबह सूत काटते थे। देखिए, गांधी जी अब नहीं है, ये गांधी जी की पास्ट हैबिट्स की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर भूतकाल की कोई भी आदत जो हो उसके लिए वुड का प्रयोग किया जाता था। जैसे आई वुड स्पेंड माई वेकेशंस विद माई ग्रैंडमदर। मैं अपनी छुट्टियां दादी जी के साथ बिताया करता था, मगर अब दादी नहीं है और अब मैं उनके साथ छुट्टियां नहीं बिता पाता हूं। तो ये मेरा क्या हो गया? भूतकाल की आदत। अब आगे देखते हैं। अभी हमने वुड में एक विश की बात की थी, जहां पर मैंने सेंटेंस लिखा था काश मैं अमिताभ बच्चन होता। तो हम सभी जानते हैं कि वो एक अनरियल कंडीशन थी, अनरियल इच्छा थी, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं हो सकती थी। यहां हम जिस विश की बात कर रहे हैं वो कुछ हद तक इनविटेशन का रूप भी ले रही है। किस तरह से? हमारे सामने सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी। क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहेंगे? या फिर मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ रात का खाना खाएं। तो इस सेंटेंस में ये सामने वाले की विश पर डिपेंड कर रहा है कि वो आना चाह रहा है या फिर नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ खाना खाएं। तो इस सेंटेंस में ये जो तीन वर्ड हैं यू, लाइक, टू, ये आमतौर पर वुड के साथ ही आते हैं। तो ये इशारा करते हैं कि इस सेंटेंस में वुड आएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य। इनमें जो कोई काम होने की बात कही जा रही है उसके पीछे एक कोई ना कोई शर्त होगी, मगर वो कैसे, हम इन दोनों को बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट और पास्ट की शर्तों के बारे में बात होगी। तो पहले हम प्रेजेंट की शर्त देखते हैं क्या है। प्रेजेंट में हम यानी कि जो बोलने वाला है, स्पीकर है, उसके बारे में बताता हूं कि वो जानता है कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वो बिल्कुल भी सच नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता। वो सेंटेंस ही ऐसे बोल रहा है, वो बात ही ऐसी कर रहा है। कैसे? इफ आई वॉन ए लॉटरी, कि यदि मेरी एक लॉटरी निकल गई, आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल, मैं एक हॉस्पिटल बनवा दूंगा। अब उसे पता है कि उसकी लॉटरी निकलेगी नहीं। या फिर हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल, कि मैं तो एक हॉस्पिटल बनवा दूंगा, लेकिन शर्त है पहले मेरी लॉटरी तो निकालो। आप तो देखा,
ये बहुत चालाक है, उसे पता है, उसने लॉटरी भरी नहीं रखी होगी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, बड़ा मजेदार है। मेरा एक दोस्त है, उसने एक दिन मुझसे कहा कि इफ कटरीना प्रोपोज्ड मी, यदि कटरीना मुझे प्रपोज करे, आई वुड मैरी हर, मैं उससे शादी कर लूंगा। देखिए कितने कमाल की बात है। उसने कहा कि मैं कटरीना से शादी कर लूंगा, मगर शर्त है कि वो पहले प्रपोज तो करे। वो जानता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये अनरियल कंडीशन प्रेजेंट में इस तरह से होती हैं कि बोलने वाले को भी पता है कि ऐसा नहीं होगा। इसको जरा और अच्छी तरह से पहचानने के लिए हम देखते हैं इफ, जैसा कि मैंने बताया कि ये इफ वाले वाक्य होते हैं, तो इफ के साथ इसमें सेकंड फॉर्म का यूज होगा, तो हम उसमें आगे वुड का प्रयोग करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन फर्स्ट फॉर्म तो हमें मिलनी है, वहां पे हमें जो इसमें प्लेस करना है वो है वुड। तो इस चीज का ध्यान रखें आप। अब हम बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की, जो है पास्ट की कंडीशन। और वो क्या है, जैसे कि प्रेजेंट में तो हमने ये कहा कि बोलने वाले को भी पता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन पास्ट की जो कंडीशन है वो इस तरह से है कि अगर बोलने वाला चाहे भी तो भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट बीत चुका है और हम बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते। इसका उदाहरण देखते हैं कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि वो मेहनत करता, ही वुड हैव पास, वो पास हो जाता। तो वो पास कब हो जाता, अगर वो मेहनत करता, यानी कि पास होने के लिए शर्त थी कि उसे मेहनत करना जरूरी था। तो इस सेंटेंस में भी अगर हम देखते हैं तो क्या है कि इफ के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो उस सेंटेंस में वुड हैव थर्ड का यूज होना है। हैव और थर्ड हमें मिलेंगे ही, क्योंकि बात यहां पर सिर्फ मॉडल्स की है, तो हमने इस सेंटेंस में वुड का यूज करना है। तो इस तरह से आज हमने हमारे ये 4 मॉडल डिस्कस किए, शैल, विल, शुड, वुड। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गए होंगे। कल इसके आखिरी चैप्टर में हम सभी मॉडल्स को खत्म करके फिर इसकी क्वेरीज और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।